चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने शायद सेंटर वगैरह की बात कर रहे थे ना। हाँ, सेंटर्स कुछ पढ़े थे हमने, सेंटर्स वगैरह वगैरह जो भी बात कर सकते थे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन कर लें सेंटर वाले पे कि सेंटर्स निकालते कैसे हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है, ये सब सेंटर्स अगर आपको निकालना है, जैसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना। इफ Z1 0, Z2 2 iota एंड Z3 आपका ले लिया हमने 1 प्लस आयोटा आर वर्टेक्स ऑफ triangle, then find number first centroid, number second circumcenter, number third orthocenter। ये तीन चीजें निकाल दो। यही तीन पूछी जाती है, इन सेंटर वगैरह कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी इन सेंटर भी निकालना होगा तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये बोला गया है कि तीन है, आपको इनके लिए एक तो सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सेंट्रॉइड में क्या प्रॉब्लम आने वाली? सेंट्रॉइड में तो कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। 0 + 2 आयोटा + 1 + आयोटा अपॉन 3, यानी कि बन गया आपका आयोटा + 1/3। ये आपका क्या बनने वाला है? सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड बन गया, सही है, आयोटा + 1/3। ओके, ये हम ऐसा कह सकते हैं, एक ही बात है, जो मर्जी कह लो, 1/3 + आयोटा, ठीक है, यही बनेगा। ये हमारा क्या बन गया? सेंट्रॉइड बन गया। अब मुझे क्या निकालना है? सर्कम सेंटर निकालना है। सर्कम सेंटर के लिए आपको पता है क्या करते हैं? सर्कम सेंटर के लिए क्या किया जाता है? आपको शायद याद होगा कि अगर मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं, ये मैंने ले लिया 0, इसे ले लिया 2 आयोटा, इसे ले लिया 1 + आयोटा, तो एक पॉइंट होगा इधर कोई Z0, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन Z0 से इसकी डिस्टेंस, यानी Z0 को मुझे क्या मानना पड़ेगा? आप Z0 भी मान सकते हो। Z0 आपने क्या करना था? Z0 माइनस 1 + आयोटा का मॉड इक्वल टू क्या होगा? Z0 माइनस 2 आयोटा का मॉड। सही, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब Z0 को आप क्या मान लो? x, y मान लो। सही है, तो ये बन जाएगा x, यानी Z0 आपका क्या बना? x + आयोटा y। सही है, इसे मैंने क्या कर दिया? x + आयोटा y माइनस 1 + आयोटा का मॉड इक्वल टू x + आयोटा y माइनस 2 आयोटा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको पता तो होता है करना क्या होता है, लेकिन इसके बाद आप कर नहीं पाते हो, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन करवा ही दूं मैं आपको। तो जैसे इसको सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा? x - 1 + आयोटा y - 1 का मॉड इक्वल टू x + आयोटा y - 2 का मॉड। सही, आप दोनों को सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे? दोनों का रूट निकालना है, और x, इसका मतलब क्या बनेगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली इक्वेशन 2 आपकी क्या बनेगी? और क्या करना है? एक बार इसकी ले लो, क्योंकि ये 0 वाला तो आसान हो जाएगा। तो Z0 - 0 इक्वल टू Z0 - 2 आयोटा, Z0 - 2 आयोटा का मॉड, यानी कि ये बन जाएगा x² प्लस y², और ये बन जाएगा x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। x² से x² कट गया तो y² इक्वल टू y - 2 का होल स्क्वायर, तो y - 2 माइनस y इंटू y - 2 प्लस y इक्वल टू 0। सही है, इसका मतलब है y इक्वल टू क्या बन गया? 1। y 1 बन गया। बाकी x निकालने के लिए तो आप x की वैल्यू आप यहां पे डाल दो। y 1 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या सॉल्व किया है? y की जगह 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा 1 0, तो
तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 1 डालना है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी x इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। यानी कि वो जेड नॉट क्या हो गया, जेड नॉट हो गया मेरा आयोटा। तो जेड नॉट आयोटा है, यानी आयोटा इसका क्या होने वाला था, सरकम सेंटर होने वाला था। ये बात समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट मान लिया है ना, एक पॉइंट क्या माना, जेड नॉट। मुझे नहीं पता वो जेड नॉट क्या है, वही तो निकालना है मैंने। तो जेड नॉट को मैंने क्या कह दिया, एक्स कोमा वाई, और इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स में लिखूंगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई लिखूंगा। एक्स प्लस आयोटा वाई लिखने के बाद मुझे क्या करना था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगी। कैसे भी कर लो, कोई भी दो डिस्टेंस बराबर कर लो। तो एक बार एक इक्वेशन मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन जेड नॉट में कैसे सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने जेड नॉट को एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, उसके बाद दोनों का मॉड निकाला और ये बन गया। इसके बाद मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता तो मैंने छोड़ दिया इसे। कोई नहीं, आप कर भी सकते थे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट लेते हैं। कोई नहीं, इसे पड़े रहने दो भाई, बाद में भी सॉल्व करना है, अभी भी सॉल्व करना है। इसका मतलब आप एक मिनट रुक जाओ, क्या पता दूसरे वाले से आसान हो जाए। तो मैंने दूसरे वाले आसान आसान पॉइंट लिए, मैंने लिया एक जीरो वाला ले लिया और एक इधर वाला ले लिया। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कट गया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, इसके बीच का स्टेप मैंने लिखा नहीं है, बीच का स्टेप आप समझ गए। एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 का मॉड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, सही है। तो वहां से एक तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वाई की वैल्यू 1 आ गई, मैंने इक्वेशन में डाल दी, और इक्वेशन में डालते ही एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू जहां तक मुझे समझ में आ रही 0 आ रही है। तो इसका मतलब मेरा जेड नॉट क्या बन गया, आयोटा, क्योंकि वाई आया 0, एक्स तो 0 हो गया, तो जेड नॉट हो गया आयोटा। यहां तक ओके, समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं आ रहा, बोलो जल्दी से, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद एक काम करो, आप तीसरा पॉइंट भी निकाल लो, अगर निकाल सकते हो तो। भाई तीसरा पॉइंट निकाल के दिखा दो। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप दो तरीकों से निकाल सकते हो ना, ये तो समझ में आ गया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, या कोई प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सबके, ओके। अब आपको समझ में आ गया, आपका सेंट्रॉइड ये है, और सरकम सेंटर आपका क्या आ गया, आयोटा आ गया, सही है। सरकम सेंटर आपका क्या आ गया, आयोटा आ गया, सरकम सेंटर इज आयोटा, सही। और सेंट्रॉइड ही आ गया, ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज होगी। अब मुझे तीसरी चीज निकालनी है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? ऑर्थो सेंटर के लिए आपको याद होगा, हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इनकी जो स्लोप्स हैं उसका थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। फिर से मैंने वही ट्राइंगल बनाया, और ट्राइंगल को फिर से मैं यूज करने वाला हूं। ये आपका एक तो ये 0 हो गया, ये 2 आयोटा हो गया, ये 1 प्लस आयोटा हो गया, है ना। मैंने फिर से एक पॉइंट मान लिया, कौन सा, x प्लस आयोटा वाई। आपको पता है ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप, इसकी स्लोप बताओ m1 कितनी होने वाली है? इसकी स्लोप तो आपको जहां तक लग रहा है 0 होने वाली है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको पता होगा, ये लाइन ऐसे लिखी हुई है। नहीं 0 क्यों होगी, ये तो इनफाइनाइट होगी ना। 0 प्लस 0 आयोटा लिखा है और 0 प्लस 2 आयोटा, तो y2 माइनस y1, यानी ये 1 अपॉन 0 लिखिए, इनफाइनाइट नहीं लिखोगे, 1 अपॉन 0 लिखोगे, सही है। तो 1 अपॉन 0 लिख दिया आपने ये वाला। इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप m2, y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 1, सही, ये m2। तो यानी कि मेरी पहली कंडीशन ये बनी, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करना है। यानी क्या किया, y माइनस 1 इंटू अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 0 इक्वल टू -1 करना है, सही है। यानी कि नीचे वाली पार्टी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1, समझ में आया, y की वैल्यू 1 आ गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक तो समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दूसरा वाला स्लोप लेना था, मैं फिर से दोबारा ट्राइंगल बना देता हूं, नहीं तो उसमें खिचड़ी सी बन जाएगी आपकी, है ना। 1 प्लस आयोटा
0 और 2 आयोटा। फिर से मैंने इसे x प्लस आयोटा वाई मान लिया। अब मैंने ये वाली स्लोप ले ली, इसे मैंने बोल दिया m3 और एक को बोल दिया m4। एक को m3 बोल दो, एक को m4 बोल दो। m3 की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 यानी कि 1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गया। इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या है? इसको बोल दिया हमने m4। क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y अपॉन x बन जाएगा, तो स्लोप सीधे सीधे बन जाएगा। अच्छा, अब आपको फिर से पता है कि m3 इंटू m4 इक्वल टू माइनस 1 करना है, यानी कि माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1। ये कट गया, यानी यहां से मुझे मिला y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स मिल गया। ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। दिक्कत कैसे हो गई? ये तो पॉइंट आपका वही आ गया घूम फिर के। चलो देखते हैं, क्या पता वही आ रहा हो। तो y इक्वल टू एक्स बन गया, यानी कि मेरा z0 क्या बन गया? 1 प्लस आयोटा बन गया। यानी यही वाला पॉइंट क्या मेरा ऑर्थो सेंटर हो सकता था? चेक करते हैं एक बार। आप इसे ना प्रॉपर वैसे बनाओ। प्रॉपर कैसे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्रॉपर बनाओ। तो एक मेरा 0 आयोटा था, ध्यान से देखो। एक मेरा था 0, ये वाला था, है ना, और ये था 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा यहां कहीं था। इसका मतलब 100% श्योर है यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। बन रहा है क्या? एक बार चेक करो। ये वाली डिस्टेंस कितनी? √2। ये वाली डिस्टेंस कितनी? √2। और ये वाली कितनी? 2। बिल्कुल सही है। ये आपकी √2 आ रही है, ये √2 आ रही है, और ये 2 आ रही है, यानी कि यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा होगा। अब आपको याद होगा। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही किया है। अब जरा सुनो, इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब, हमें तो एक चीज वैसे भी कंसेप्ट आपको शायद पता होगा, कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल पर ऑर्थो सेंटर आपका कहां बनता है? जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। यही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर का होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। क्या आप लोगों को पता है ये चीज? तो सही है, वही आया, देखो घूम फिर के वही तो आया। अभी मैंने प्रूव कर दिया ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल अगर वहां बन रहा है तो वो पॉइंट ही आपका ऑर्थो सेंटर का होना चाहिए था, और वही आया है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है, कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने प्रूव कर दिया ना, देख लो यहां से प्रूव हो रहा है। ये वाली डिस्टेंस मैंने निकाली √2 आ रही है, ये वाली डिस्टेंस मैंने निकाली √2 आ रही है, और ये वाली डिस्टेंस 2 आ रही है। ये मैंने उल्टा बना दिया ना, ये 2 आयोटा उधर बनना था। चलो छोड़ो, बना गलत दिया। चलो वैसे आएगा तो वही, लेकिन वो मैंने बनाया गलत है ना। 2 आयोटा इधर आएगा और 1 प्लस आयोटा इधर आएगा। ठीक है, ये आ रही है √2, ये भी आ रही √2, और ये 2। सही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बनना, तो जिस पॉइंट पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है आपको पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत। राइट एंगल ट्राइंगल में ये याद रख लेना ये चीज, ये वाला पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है। कौन सा होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, क्या? ये अगर मैंने ए बनाया है, ये मैंने बी बनाया है, ये सी बनाया है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, क्या बोला मैंने? मिड पॉइंट, ये आपका कौन होता है? दिस इज योर सर्कम सेंटर। अच्छा, अगर मुझे कभी ये पता लग जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ध्यान दो, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको श्योर हो जाए कभी, तो इसका मतलब है सर्कम सेंटर तो सीधा सीधा आ जाएगा। कौन सा? जिस पर राइट एंगल बन रहा है वो नहीं, दूसरे वाले दोनों का मिड पॉइंट। यहां से देख लो, इस 2 आयोटा और 0 का मिड पॉइंट क्या आएगा? आयोटा ही आएगा। वही आया है, देख लो कहीं आया था, सर्कम सेंटर आयोटा आया था। प्रूव हो गया, समझ में आया। वैसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल देना नहीं चाह रहा था, वो गलती से राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ में आया लॉजिक। चलो इसके साथ ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल के भी कुछ कंसेप्ट पता लग गए कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। जहां पर 90 डिग्री बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, और जहां पर ये आपका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर आ गया, सर्कम सेंटर हो गया। फिर आपको एक बात और पता होगी, शायद किसी लोगों को पता होती है चीज, किसी लोगों को नहीं पता होती है ना। चलो बात कर लेते हैं, अगर पता नहीं है तो सुनो जरा। ऑर्थो सेंटर
और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड तो हमेशा बीच में रहता है, और सरकम सेंटर, ये इसको 2:1 में काटता है। यानी कि अगर मुझे सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर पता लग गया था, अब आप चेक कर सकते हो क्या? चेक करते हैं जरा। चलो मान लो मेरे को ऑर्थो सेंटर क्या पता था, ऑर्थो सेंटर कितना आया, कहां गया, 1 प्लस आयोटा, सही है, और सरकम सेंटर कितना आया, 0 प्लस आयोटा। तो फिर ये आपका कैसे आएगा, जेड वाला, ये जेड माना, ये मतलब मैंने जेड नॉट मान लिया, तो जेड नॉट कैसे आता, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होती, तो 2 इंटू 0 प्लस आयोटा प्लस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होती 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 1, कितना बनता, 2 आयोटा प्लस 1, 3 आयोटा प्लस 1, 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 3, क्या बनता, आयोटा प्लस 1/3। बोलो आया कि नहीं आया? कितने कंसेप्ट याद करवा दिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में। एक तो आपको सरकम, एक तो ऑर्थो सेंटर, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 2 पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर अगर यहां है तो फिर आपको एक बात और समझ में आ गई कि इस लाइन को मिलाने वाली लाइन पर ही आपका क्या होने वाला है, आपका सेंट्रॉइड होने वाला है। कहां पर, इधर से 2 और इधर से 1। याद आई बात, समझ में आई कि नहीं आई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जब आप वो पढ़ोगे ना, क्या नाम है, सर्कल कह रहा हूं, आप स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ोगे, ये 2:1 ये होता है, ये 2:1 होता है ना। ये प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ तो मैं आपको अभी नहीं करवा रहा, ठीक है, प्रूफ करके क्या करेंगे भी, क्या ये प्रूफ होने के बाद ये रिजल्ट आता है ना, कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड का जो पॉइंट होता है वो हमेशा 2:1 में काटता है ना। ये याद रखना है आपको। क्या मैंने बोला, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हमेशा सेंट्रॉइड बीच में आता है और 2:1 में उस लाइन को बांटता है। ये हर ट्राइंगल, हर चीज के लिए वैलिड है। किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल, चाहे आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, या कुछ भी हो, दुनिया भर का कोई सा भी ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड 2:1 में काटता है। ये याद रखनी है आपको बात। तो जैसे ही मैंने बोला 2:1 में काटता है, तो आपको पता लग गया ना वो रेशियो वाला कैसे करते हैं। अगर मुझे ये निकालना तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई अपॉन m1 m2। अरे याद है, भूल गए? समझ में आया ना वो कंसेप्ट, आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसे, डिवीजन थ्योरम, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, 2 अलग अलग बातें आपने पढ़ी होंगी, शायद काफी जगह आपने पढ़ा भी होगा। तो ये बात आपको याद रहेगी, याद हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन में भी बहुत यूज होगा और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी यूज होगा, दोनों जगह पर ये अच्छे खासा यूज होने वाला है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। और दूसरी बातें मैंने ये बोल दी, ये भी रट लेना। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाला पॉइंट होता है, ये आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि ये देखो, आपने इस पॉइंट से एक 90 डिग्री एल्टीट्यूड खींचना था, ये ऐसे गया। इस पॉइंट से एक 90 डिग्री एल्टीट्यूड खींचना था, ये ऐसे गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बार यहीं मिलेगा, ये कटेगा यहीं। और जब आप इसे मिलाओगे तो ये हाफ सर्कल बनता है, हाफ सर्कल। अगर आप यहां से मिलाओगे और इसको पूरा मिला दो तो फुल सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो इसका है, ये सेंटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही तो इसका सेंटर है, और ये इसकी रेडियस है। इसे क्या बोलता हूं, आर। इसे आर क्या बोलूंगा, आर इज सर्कम रेडियस। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको मेरी कि नहीं आ रही? दिस इज सर्कम रेडियस। यानी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस पूछेगा तो जो हाइपोटेनस है उसी की आधी लेंथ को सर्कम रेडियस बोला जाता है। और सर्कम सेंटर क्या होता है, जो उसका मिड पॉइंट होता है वही आपका सर्कम सेंटर आएगा। यहां तक आई होप सबको बातें क्लियर हो रही होंगी। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा भयानक बातें हैं ना, अगर जिसको नहीं याद होती है ना, तो वो कई बार स्ट्रेट लाइन में बड़ा गंदा मरता है। और आपको पता है, देखो जेईई एडवांस का अगर आपको पेपर देना है, जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर करना है, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि 130 नंबर का अगर पेपर है मैथमेटिक्स का, खाली 130 का होता है, कई बार 120 का भी होता है, 125 का होता है, 128 का होता है, ऑन एन एवरेज 130 मान के चल रहा हूं। अगर 130 में से 100 प्लस लाने का आपका टारगेट है कि 130 में से 100 प्लस लाने हैं, और डेफिनेटली आते हैं, जेईई एडवांस में इतना भी टफ नहीं है कि 100 प्लस मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। आप मेरे से कंपेयर कभी मत करना कि सर आपके 130 नंबर आए थे। आई वॉज अ एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट, है ना। हम लोग विद्या मंदिर से पढ़े हुए,
ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, जिसको 11th के कभी चैप्टर का अता पता भी नहीं था, कि इवन जब मैं कोटा में गया तो मुझे पहली बार चैप्टर के नाम पता लगे कि ये ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर होता है क्या फिजिक्स में, ये भी चैप्टर होता था क्या फिजिक्स में, ये भी मैथ में होता था। ग्रेस लगा के तो 11th में पास हुए थे, है ना। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे अकल आई, और जब कोटा में गए तो फिर अब मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ी। आप लोग तो शायद मेरे से 10 कदम आगे हो, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हो ना, मैं भी एक ऐसी जगह पे खड़ा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जीरो लेवल पे था। मैं जीरो क्या, मैं इवन बिलो जीरो था, मैं माइनस में था। मेरे को पहले माइनस से जीरो पे आने में बहुत टाइम लग गया। और हिंदी मीडियम वाले को कितना पढ़ाया जाता है ये आपको ही पता है, विद्या मंदिर में क्या पढ़ाई होती है, रटा रटा के तो पास कराया जाता है ना। लेकिन फिर भी हमने बहुत इवन मेहनत बहुत करी। भले ही हम लोग वो नहीं थे कि हम लोगों को स्कूल से बहुत इतना ज्यादा सपोर्ट मिला था, लेकिन खुद की मेहनत बहुत ज्यादा थी, दिन रात लगे रहे थे, तभी जाके आए, एडवांस में जाके क्वालिफाई हुए थे हम, है ना। उस टाइम पे 2013 में कट ऑफ भी कम गई थी, और मेरा तो ओबीसी था, तो ओबीसी में मेरा रैंक अच्छी खासी आ गई थी, 2600-2700 रैंक आई थी मेरी ऑल इंडिया, ओबीसी के अंदर आई थी, तो अच्छा खासा था, है ना। सिर्फ 1 मार्क्स से मेरा आईएसएम धनबाद रह गया था, पता है। एक मार्क्स की कितनी कीमत होती है आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए था, है ना, तो मेरे थे 130 थे या 131 थे, 132 नंबर पे आईएसएम धनबाद में, आईएसएम धनबाद एक अच्छा आईआईटी कॉलेज है, उसमें सीएस ब्रांच अलॉट हुई थी। मैं 1 नंबर की अहमियत उस दिन समझा था कि 1 नंबर की अहमियत क्या होती है ना। हालांकि बहुत गलतियां भी थी, हमें आईआईटी कानपुर में भी एरोस्पेस भी मिल रहा था। इतनी रैंक पे मेरी 2700 रैंक थी, और 2900 रैंक तक तो आईएसएम धनबाद मिल गया था मुझे, सॉरी आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस मिल गई थी। लेकिन पता नहीं था एरोस्पेस का क्या स्कोप है क्या नहीं है, कुछ पता एरोस्पेस मन ही नहीं था मेरा, मतलब मेरा पता नहीं क्यों मन में ये था कि भाई कंप्यूटर साइंस लेनी है। भले ही आता कुछ भी नहीं था कंप्यूटर साइंस में, लेकिन दिमाग में पता नहीं किस बेवकूफ ने बैठा दिया था कि कंप्यूटर साइंस लेनी है, तो वो बैठ ही गया था। इसलिए मैंने एरोस्पेस तक छोड़ दी, और एरोस्पेस छोड़ दी, मतलब काफी गलतियां करी हैं। लेकिन आप लोगों को हम लोग हैं बताने के लिए, गाइड करने के लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास कोई था नहीं, हम लोग एक गांव से बिलोंग करते थे जहां कुछ नहीं पता था। किसी को आईआईटी नाम लेते तो आईटीआई सोचता था कि आईटीआई है ना। तो ये तो है कि मतलब ऐसे गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं जहां मतलब बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट बहुत कम था। फिर भी हम लोग आए, सामने आए निकल के, क्योंकि मेहनत ज्यादा करी थी। आपको शायद मेहनत कम करनी पड़े, ठीक है, तो इसलिए देखो, फिर भी आपको ऐसा नहीं कि कम मेहनत करनी है, मेहनत आपको ज्यादा करनी है, ठीक है। हम लोग हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, टेंशन मत लो वो तो, ठीक है ना। लेकिन हर टाइम अलग अलग होता है ना। हमारा टाइम कुछ और था, हम लोग तो 10 बार सोचने से पहले भी 10 बार सोचा हमने कि भाई आईआईटी करें कि ना करें। इतना नहीं था ना कि हम लोग 12th में मेरी परसेंटेज कितनी थी, 71%, है ना। 71% 12th में थी। बच्चे कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि 70, 80, 85% से नीचे वाला कभी आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता। बट मैंने वो भी प्रूव किया कि 70% वाला भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है ना। बट मेहनत करने की जरूरत है, आपको मेहनत करनी है बस। और कई बार ये भी होता है 98, 97 वाले भी लटके रह जाते हैं, उनसे भी कुछ नहीं होता। तो आप किस दिन जाग जाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको जागना है। हो सकता है गलतियां होती हैं, सब इंसान से, हर किसी से गलतियां होती हैं, किसी से कम तो किसी से ज्यादा। लेकिन बिलीव मी, आप में से जितने भी लोग अभी पढ़ रहे हैं ना इस टाइम पर, चाहे वो किधर के भी हैं, चाहे वो नोजगे के हैं या फिर शिक्षा भारती के हैं या डायनेस्टी के हैं, जिस भी स्कूल के अभी हैं, वो मेरे से कहीं ना कहीं जिस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था आईआईटी की तैयारी, उस टाइम का मैं और आज के आप, मैं सच बताऊं ना, बिलीव मी, मैं खाली ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, बिलीव मी, मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, जीरो लेवल पे था। बट हाँ, ये चाहत थी कि मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, एंड आई डिड दैट। मैंने वो करके भी दिखा दिया, है ना। ये भ्रम निकाल दिया लोगों से कि एवरेज स्टूडेंट पास नहीं होते, एवरेज स्टूडेंट भी क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। वो तो अपनी गलतियों की वजह से हमें आईआईटी नहीं मिला, हम लोग एनआईटी में चले गए, ठीक है। एरोस्पेस शायद मैं ले लेता तो आईआईटी में होता, है ना। एरोस्पेस ली नहीं मैंने कभी। चलो, बातें तो होती रहेंगी ये सब। तो मैं अभी क्या कह रहा था कि 130 में से आप 100 नंबर आराम से मैथमेटिक्स में ला सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है भी, और डेफिनेटली आप कर भी सकते हो। बस आपको अपने आप को बांधे रखना है, डीमोटिवेट नहीं होने देना अपने आप को, क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल खुद का इंप्रूव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको बलजीत सर आ रहे हैं या सतनाम सर आ रहे हैं या मुकुल सर आ रहे हैं या आपका कोई और एक्स फैकल्टी आपको आ रहा है मोटिवेट करने के लिए, नहीं बेटा आपको ये करना, नहीं। ये चीजें तो एक्सटर्नल मोटिवेट चाहिए होता है, बट इंटरनल जो आपके अंदर है ना, उसे कभी मत मरने दो।
वही आपको एंड तक लेके जाएगा। बाहर वाले लोग तो 10 लोग आपको कहेंगे करो और 10 लोग कहेंगे मत करो, तो बाहर वालों को तो आपको ना सुनना है और ना समझना है। आपको सिर्फ अपनी बात सुननी है कि भाई मुझे करना है, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े, मैं करूंगा, है ना। हमने भी बहुत मेहनत करी थी, बिलीव मी। आप शायद यकीन करोगे नहीं करोगे, लेकिन हम भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे ही सोते थे, बहुत पढ़ते थे, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। लेकिन करके भी दिखाया, ऐसी बात नहीं है, बट आपको भी करके दिखाना है। और मुझे आप में से ऐसा नहीं कि मुझे 10,000 या 12,000 रैंक चाहिए, आई नीड अंडर 100 रैंक। एंड डेफिनेटली आप में से कई लोग हैं जो निकाल सकते हैं, बस आपको लगे रहना है ना। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी करोगे, है ना। अंडर 100 रैंक चाहिए मुझे, अंडर 100 आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। उसके लिए मैथमेटिक्स में आपको अबव 100 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। 130 का होता है या 140 का होता है, जो भी होता है, 100 प्लस आपको स्कोर करना है। और 100 प्लस के लिए आपको एक एक चीज पूरा का पूरा आप पूरा कोनिक सेक्शन उठा लो। कोनिक सेक्शन की खास बात यह है कि वहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। वो पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन मिक्स करेगा, उसी में स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में इन कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, सर्कम सेंटर का, इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है इनकी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सर्कम सेंटर ओके है, क्या ऑर्थो सेंटर ओके है, क्या इन सेंटर ओके? इन सेंटर भी वैसे निकाल लोगे यार, फॉर्मूला लगाना है इन सेंटर में तो और कुछ नहीं करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो खास बात है वो आपको याद होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल पे यहां पे ऑर्थो सेंटर आएगा, यहां पे सर्कम सेंटर आएगा, ये सर्कम रेडियस होती है, बीच में कहीं सेंट्रॉइड आएगा। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में आपका सेंट्रॉइड बांटता है। और एक बात और क्या, अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, एक ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो आपको मैंने ये भी चीज बोली थी कि अगर ये आपका सेंट्रॉइड है, ये बहुत काम, सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। सेंट्रॉइड जो होता है वो इस जो ये वाला आप यहां से लाइन खींचते हो, कौन सी लाइन खींचते हो, आपको पता है ना, ये मीडियन खींचते हो, मीडियन जो इसको इक्वल हिस्सों में बांटती है। तो ये जो मीडियन होती है, ये मीडियन जब आप खींचते हो और जो सेंट्रॉइड बनता है, ये इसको 2:1 में बांटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी इस चैप्टर में यूज हो जाएगा। कौन से रेशियो में? 2:1 में। तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हो समझने के लिए। हाँ, ऐसा मत कहना कि सर ये आपका ऑर्थो सेंटर कैसे हो गया। अब सुनो जरा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो यहां पर 90 डिग्री बनता, तो ये कौन होता? ऑर्थो सेंटर होता। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो ये ऑर्थो सेंटर बनता, और ये वाला कौन बनता? ये हाइपोटेनस होती, तो ये क्या बनता? सर्कम सेंटर बनता। इस वजह से बोला जाता है, ये प्रूफ, ये मैं सीधा प्रूफ बता रहा हूं। अभी बहुत लंबा प्रूफ भी है, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा प्रूफ बता दिया। आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये ऑर्थो सेंटर बन गया भाई, ये ऑर्थो सेंटर बन गया ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री से ये लाइन जा रही है, ये आपका सीधी सीधी लाइन गई, और मुझे पता है कि ये 2:1 में बांटता ही बांटता है, ये तो श्योर है, 2:1 में काटेगा ही काटेगा, 2:1 में। और फिर अगर ये ऑर्थो सेंटर तो सर्कम सेंटर तो सेंट्रॉइड है, तो यहां से प्रूव हो गया कि 2:1 में काट रहा है। सही है, समझ में आया? सर सेंट्रॉइड वाली बात 2:1 वाली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, सेंट्रॉइड वाली बात सबके लिए है। मैं ये प्रूव करा दूं क्या? ये 2:1 वाली, ये खाली मैं वो वाली सेंट्रॉइड वाला करवा देता हूं, क्योंकि दूसरे वाली की जरूरत नहीं है। सुनो जरा, जैसे मान लो आपको ये मिल गया, मैंने क्या कह दिया, सुनो, ये मैंने ले लिया x1 y1, इसे मैंने ले लिया x2 y2, इसे मैंने ले लिया x3 y3। मैंने क्या अभी राइट एंगल ट्रायंगल बोला है? नहीं बोला, ये तो कोई सा भी ट्रायंगल है। ओके, इसका आप मुझे, ये जब इस पे जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट बोलो जरा कितना आएगा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। सही है, यही तो आएगा, ये ऐसा ही आएगा ना। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड कौन है? अब मैं उल्टा मान के चल रहा हूं, देखो वैसे तो मैं m/n मान करके बाद में m और n की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको प्रूव ही करा रहा हूं, क्योंकि हमें तो पता ही है 2:1 है। अगर ये प्रूव हो गया तो मैंने अगर इसे क्या मान लिया, 2:1 मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है। अब सुनो जरा, इसके ये वाला जो आपका g है, g के कोऑर्डिनेट x0 y0, ये दोनों कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? x0 की वैल्यू कैसे आएगी? 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू x3 और 1 इंटू x1, 1 इंटू x1, 2 से 2 कट गया,
एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा डिवाइड बाई 2 प्लस 1 भी तो करना है, डिवाइड बाई 3। ये प्रूव हो गया, तभी तो ये आता है ये वाला। अब मैं इसको mn मान के कर देता तो mn आपका 2:1 आ जाता, वो आपको प्रूव हो गया। समझ, मैं उल्टा प्रूव करा रहा हूं, आप समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर 2:1 प्रूव करना था मुझे कि हाँ ये 2:1 ही होता है, तो वो मैंने प्रूव कर दिया। ये इसी वजह से तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप इसे mn मान के कर लेते तो फिर आपको ये वाला पॉइंट नोन होता, ये वाला पॉइंट नोन होता तो फिर mn की वैल्यू आ जाती, तो mn की वैल्यू आ जाती 2:1। यानी कि दुनिया के हर किसी ट्राइंगल में अगर आपने एक लाइन यहां से खींची है, कौन सी वाली, मीडियन खींची है, तो मीडियन ही आपका सेंट्रॉइड बनाती है। तो मीडियन अगर सेंट्रॉइड बनाती है तो जो सेंट्रॉइड होता है वो अपनी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, काटता है। सही है। मैंने ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर प्रूव कराना था, तो वो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेकर के जल्दी प्रूव कराना था, इसलिए जल्दी करा दिया। ठीक है, बाकी आप पूरा लंबा तरीका, वो जो पूरी मेथड है वो पूरी सॉल्व करके कर सकते हो, लेकिन क्या करना उस प्रूफ का है ना, आपको बस ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। सही है, यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं, सबको बात समझ में आ रही है। अब ये बात रट लेना कि सेंट्रॉइड मीडियन को ऊपर से लेकर के नीचे तक 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। बहुत काम आएगा वेक्टर वाले चैप्टर में, इवन तक काम आएगा। वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, हर एक चैप्टर में इसकी बहुत अहमियत है सेंट्रॉइड वाले पॉइंट की। देखो कहां चले गए और कहां से कहां निकले और कहां पहुंचे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीजें बतानी जरूरी भी थी क्योंकि सेंट्रॉइड सब पढ़ा दिए हैं, सारे सेंटर्स पढ़ा दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बताना इंपॉर्टेंट था ही। यहां तक कोई भी किसी को सिंगल भी डाउट है तो प्लीज अपना डाउट क्लियर कर लें। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कुछ भी आपको अगर डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों के। ठीक है, फिर तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है सेंटर्स के बारे में, एक एक बात आपको क्लियर हो गई है ना। चलो और भी बाकी बातें हैं वो आपको इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में तो सारा ऐसा लगेगा कि ये तो हम सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहां तक की बातें डाइजेस्ट कर लें है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आप करो है ना। आपको दिया है मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्वेश्चन ये दिया है मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये इक्वल टू 1 है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन Z1, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व कर लें। इफ मॉड Z1 इक्वल टू 2, मॉड Z2 इक्वल टू 3, मॉड Z3 इक्वल टू 4, 2 3 4 एंड ये इक्वल टू दिया 4, देन एट Z2 Z3 27 Z3 Z1 प्लस 64, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले वाले का आंसर आया किसी का? देखो पहले वाला आंसर बहुत आसान है। अगर आपको एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं,
याद रखना इसको। क्या मैंने बोला, अगर मैंने लिखा है Z1 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर नहीं, मॉड Z1 का स्क्वायर, तो इसे आप हमेशा ये लिख सकते हो Z1 का बार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉड Z1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, Z1 इंटू Z1 का बार, यानी कि आप इसे मॉड Z लिख लो खाली, Z का स्क्वायर इक्वल होता है Z इंटू Z बार, यानी Z इंटू Z बार अगर आपने कर दिया तो मॉड Z का स्क्वायर आ जाएगा। प्रूफ करना है, प्रूफ भी आप कर सकते हो। सोचो जरा, अगर आपने Z को ले लिया x प्लस आयोटा वाई, तो Z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। तो अगर आप Z इंटू Z बार कर दोगे तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और शायद ये लिखा है मॉड Z का स्क्वायर। तो ये चीज बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में भी काम आएगी आपको, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आई होगी तो फिर एक बात और भी समझ में आई होगी, क्या, कि अगर मैं ये कह दूं कि Z का स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार है, तो अगर मैं 1/Z की वैल्यू लिखूंगा तो वो लिखा है Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। ये भी बात सही है, फिर तो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो 1/Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z बार अपॉन मॉड Z का होल स्क्वायर। सही लिखा है ना, Z इधर कर दिया इधर कर दिया, बस अब आप इसे सॉल्व कर लो। क्या लिखा है ये लिखा है Z1 बार अपॉन मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 बार अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 बार अपॉन मॉड Z3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मॉड Z1 बार Z2 बार प्लस Z3 बार। और तीनों का बार तो आप एक साथ ऐसा लिख सकते हो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार। तो इसका मतलब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का पूरे का बार, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। सो आंसर इज 1। सही है, समझ आया, ओके है। तो कहां से कहानी शुरू हुई, यहां से कहानी शुरू हुई, Z का स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार, और मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, तो आपने ये लिख लिया है ना। यानी आप समझ गए कि Z इनवर्स अगर कभी मेरे से मांग रहा है तो Z इनवर्स इक्वल टू मॉड Z अपॉन Z का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। ये एक ही बातें हैं, दोनों सेम सेम है। सही, समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। अब क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन कराता रहूंगा ना, अभी हम रोटेशन थ्योरम पढ़ेंगे, बट मैंने सोचा रोटेशन थ्योरम से पहले कुछ ये बातें भी क्लियर हो जाएं। चलो, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो अगला वाला ट्राई करो जरा। अगले वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, करो जरा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। पहला वाला किसी के समझ में नहीं आया हो तो बता देना, है ना, नहीं आया होगा तो मैं दोबारा करा दूंगा। लेकिन आसान सी बात ही है, आपने 1/Z को बस ऊपर लेके जाना था, और Z1 का मॉड तो आपको दे ही रखा था, ऊपर 1 दे रखा है। हो गया, क्या कर रहे हो, बताना पड़ेगा।
नहीं बन रही बात? नहीं हो रहा, चलो करते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो। इसको करने की एक मेथड तो मुझे दिख रही है, दूसरी का एक बार देखूंगा, अगर लग जाए क्या पता। तो चलो पहले एक तो करें। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें किसकी कमी है? इसमें Z1 की कमी है भाई, Z1 की कमी इसमें है, Z2 की कमी इसमें है, और Z3 की कमी इसमें है। सही है, यहां तक ओके है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने काम किया क्या, इसमें मैंने वो कमी पूरी करने की कोशिश करी। Z2 इंटू Z3 Z1 अपॉन Z1 प्लस 27 Z3 इंटू Z1 अपॉन Z2 इंटू Z2 प्लस 64 Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अपॉन Z3। यानी मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो Z1 Z2 Z3 आपका कॉमन आ रहा है, और ये लिखा है 8 अपॉन Z1 प्लस 27 अपॉन Z2 प्लस 64 अपॉन Z3, ऐसा ही कुछ लिखा है। और अभी इसका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसको तो मैं आगे ब्रेक कर सकता हूं, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, और ये लिखा है 8 इंटू Z1 बार अपॉन Z1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 27 इंटू Z2 का बार अपॉन Z2 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस Z3 64 इंटू Z3 का बार अपॉन 4 4 जा 16। ये समझ में आया ना? नीचे मैंने लिखा है Z2 का स्क्वायर Z1 का स्क्वायर, ये 4 2 जा 8, ये 9 3 जा 27 16 4। मॉड Z1 कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू मॉड 2Z1 प्लस Z2 नहीं प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 का बार, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 3 इंटू 4, और इसकी वैल्यू शायद 4 दे रखी है, तो बार का भी तो 4 ही होगा फिर। 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96। सो करेक्ट आंसर इज 96। सही है? समझ आ रहा? नहीं आ रहा? यही करा हमने। दूसरी मेथड आप ऐसे सोच सकते थे, Z2 आप यहीं से बना सकते थे। नहीं, Z2 नहीं बना सकते थे ना, वो भी फिर घूम फिर के यही मेथड आ जाएगी, वो करना तो वही पड़ेगा। देखो ऐसा कर सकते थे, मुझे देखो किस चीज की डिमांड है, मुझे कहीं ना कहीं 2Z1 बनाना है, तो मैंने इसे मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो क्या पता हो ही जाए। इस 8 को मैंने लिख दिया 4 इंटू नहीं 2 इंटू 4 इंटू Z2 Z3 प्लस 3 इंटू 9 Z3 Z1 प्लस 4 इंटू 16 Z1 Z2। आपको पता है ये 4 क्या है? 4 है Z1 का स्क्वायर, यानी अगर मैं Z1 का स्क्वायर निकालूंगा तो 4 आएगा, और Z1 स्क्वायर का मतलब है Z1 इंटू Z1 बार। इसका मतलब ये लिखा है 2 Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 इंटू Z3 प्लस 3 Z2 इंटू Z2 बार इंटू Z3 इंटू Z1 प्लस 4 इंटू Z3 नहीं Z3 इंटू Z3 बार इंटू Z1 इंटू Z2। अब आप ध्यान से देखो, Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आपका Z1 Z2 Z3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? 2 Z1 बार 3 Z2 बार प्लस 4 Z3 बार। ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि दोनों में काम एक ही जैसा किया है। वहां मैंने वो इच्छा उसकी पूरी करी, जो इसकी कमी थी वो कमी पूरी कर दी, और यहां पर भी कुल मिला के करा तो वही है, बस मैंने 2 को अलग किया और 4 अलग कर दिया।
क्यों? क्योंकि 2z1 था, 3z2 था, या z1 की कमी है, तो मैंने 4 को क्या लिख दिया, z1 स्क्वायर, और z1 स्क्वायर को क्या लिखा, z1 इंटू z1 बार। सही है भाई, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? दोनों मेथड मैंने इसलिए कराई है ताकि आपको डायरेक्ट भी सोचना आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करें जरा, लिखना जल्दी से। यहां तक हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो। ये मैंने सोचा मॉडुलस वाले कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए जाए, कि ये जो एक ही देखो, एक ही कंसेप्ट पर सारा का सारा फॉर्मूले लग रहे हैं, z1 स्क्वायर इक्वल टू z1 इंटू z1 बार, है ना। तो हम इसी पर ही सारे बेस्ड लगभग लगभग अभी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, फिर हम इसके बाद आगे की बातें करेंगे। एक अगला क्वेश्चन लिखो, इफ z1 माइनस 2z2, क्वेश्चन है इफ z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 इंटू z2 बार have modulus value is a complex number with modulus unity and z2 is not a unity modulus, complex number, then find modulus value of z1। तो z1 की आपको मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। आपको क्या बोला है उसने आपसे ये बोला है, ये जहां पे लाइट पड़ रही है ना, ये यूनिटी लिखा है, इसे मैं मिटा देता हूं, यहां यूनिटी लिख देता हूं, सही है ना। तो मॉडुलस यूनिटी, ठीक है, वो लाइट वाली जगह पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो पहले लिखा है इफ z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस यूनिटी, यानी कि इस वाले पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आएगा, यूनिटी आएगा। एंड z2 इज नॉट अ यूनिटी मॉडुलस। नॉट का क्या कंसेप्ट है भाई? अक्सर चीजें दी जाती हैं कि ये होता है, लेकिन यहां तो उसने किसी चीज के लिए मना किया है, करा होगा, कुछ जरूरत पड़ रही होगी क्वेश्चन में। z2 इज नॉट अ यूनिटी, है ना, यूनिटी मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फाइंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ z1। तो z1 की मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। जो उसने बोला है हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, बस हमारा काम क्या है भाई, उसने जो ऑर्डर दिया है हमें वो करते जाओ। उसने शुरुआत में जो पहली लाइन लिखी है उसको जरा आप समझो, उसने क्या बोला। उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली है आपको, क्या, कि भाई हमें कुछ नहीं आता, सॉल्व करो आप, और सॉल्व करके एक चीज सोचो, ये आपको ऐसा दिया है z1 माइनस 2 मॉड z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 1 दिया है। भाई सिंपल सी बात है, यही तो बोला है, और क्या बोला है ना, इतनी सी बात तो वो करना चाह रहा है। अच्छा, अगर ये है तो इसका स्क्वायर भी फिर यही होगा, या फिर आप एक काम करो, इसे मैं ऐसा लिख रहा हूं z1 माइनस 2 z2 का मॉड इक्वल टू 2 माइनस z1 इंटू z2 का बार। सही। अब बार कैसे ओपन किया जाए भाई? देखो इसके अंदर भी बार है
तो कहीं ना कहीं मुझे इसके बार की भी जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब Z1 तो मुझे पता नहीं, मैं मॉड कैसे निकालूंगा, मॉड कैसे खोलूंगा। मॉड से बाहर निकलने का तरीका क्या है? मॉड से बाहर निकलने का तरीका यह है कि आप इसे स्क्वायर कर दो। भाई जैसे हम लोग रूट से बाहर निकलते हैं, आपको याद होगा, तो रूट से बाहर निकलने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अभी भी मैंने स्क्वायर कर दिया, लेकिन स्क्वायर से सर क्या फायदा? क्या मैं इसे ओपन करने वाला हूं? नहीं, मैं ओपन नहीं करने वाला हूं। जहां पर भी स्क्वायर होता है ना, वहां पर आप स्क्वायर मत ओपन किया करो। क्या किया करो वहां पे? क्या पता कभी कभी स्क्वायर भी ओपन करना पड़ जाए, लेकिन एक जनरल जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, करना क्या होता है, आप यहां पर क्या चीज का यूज करोगे? जेड का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू Z1 इंटू Z1 बार, जेड इंटू जेड बार। तो मैंने इसे क्या लिखा? Z1 माइनस 2Z2 इंटू Z1 माइनस 2Z2 का बार। टोटल का बार ले लिया, तो टोटल का बार लूंगा तो अलग अलग बार बट जाएगा दोनों का, इक्वल टू 2 माइनस Z1 Z2 बार मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस Z1 बार इंटू Z2। सही है, मैंने इस चीज का जिक्र किया, इस चीज का यूज किया यहां पर। सही है ना, बात समझ में आ रही है? इसका बार लिखा मैंने, और बार मैंने दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, और यहां वाले भी बार दोनों का अलग अलग ब्रेक कर दिया। ये क्या बना? Z1 बार प्लस, नहीं माइनस 2 Z1 Z2 बार माइनस 2 Z2 Z1 बार माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 Z2 इंटू Z2 बार इक्वल टू 2 टू जा 4 माइनस 2 Z1 बार इंटू Z2 माइनस 2 Z1 इंटू Z2 बार माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 इंटू Z2 बार। शायद कुछ कट रहा होगा, एक बार जरा फिर से सोचते हैं। ये बन रहा है मॉड Z1 का स्क्वायर। सही है, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था, हमें मॉड Z1 तो लाना ही था ना लास्ट में कहीं ना कहीं। और ये तो चलो ठीक है, किसी से कुछ कट रहा है तो देख लो। माइनस का 2 Z1 Z2 बार, ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। सही है, मैं मार्कर भी यूज कर रहा हूं वही वाले जिससे कुछ कट रहा है, तो है ना। माइनस का 2 Z2 Z1 बार, माइनस का 2 Z2 Z1 बार, ये भी कट गया, ये इससे कट गया। सही है, क्या क्या रह गया? ये क्या बन गया? 4 मॉड Z2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या क्या रह गया? ये रह गया 4, और ये क्या बना? Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर। अगली लाइन में इसको मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से बना करके, तो जरा ध्यान से देखो। ये 4 वाले एक साइड कर लेते हैं ना, ज्यादा आसान रहेगा शायद। चलो एक बार, नहीं 4 वाले एक साइड करें, या फिर इन दोनों को एक साइड करें। एक से तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही। चलो देख लेते हैं। मॉड Z1 स्क्वायर, और इसको भी मैं इधर लेके आ गया, ये बन गया मॉड Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर। सही है, इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस Z2 का स्क्वायर। सही है, कुछ बना? हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। यहां से अब शायद अगली बात आपके याद समझ में आ गई होगी। 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। अब देखो, उसने ये कहा कि ये दोनों चीजें, जरा ध्यान से देखना, इसको ऐसा तो लिखा हुआ ये 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इंटू मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर कभी आप a इंटू बी इक्वल टू 0 रखते हो, तो या तो a 0 होता है या b 0 होता है, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो फिर हमें कैसे पता लगेगा, कि श्योरिटी कैसे मिलेगी कि यही 0 हो रहा है? इसे मैंने क्या कह दिया, उसने यहीं पे बोल दिया था कि मॉड Z2 1 नहीं है, 1 नहीं है। अगर ये 1 नहीं है तो फिर ये 0 नहीं हो सकता। दिस कुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस कुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने शुरू में मना कर दिया था कि Z2 यूनिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए Z2 यूनिटी नहीं है तो 0 नहीं हो सकता। तो अगर फिर इसको 0 होने की जिम्मेदारी मिली, तो फिर वो किसको मिली? फिर 100% श्योर है कि इसको 0 होना पड़ेगा। तो मॉड Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि मॉड Z1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
दिस इज योर आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको एक एक चीज इस क्वेश्चन से समझनी है कि कब मैंने जेड स्क्वायर को Z1 इंटू जेड बार लिखा, कैसे मैंने इस एक मॉड को पहले तो स्क्वायर में बनाया और फिर ओपन किया, डायरेक्ट नहीं ओपन किया, मेरे को डायरेक्ट मॉड नहीं निकालना आता। मैं बता रहा हूं ना, ये मॉड का मतलब आप वही लो जब आप रूट खो हाँ भाई दिख रहा है, आप बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। मेरा कहने का मतलब समझो अब जल्दी जल्दी, है ना, बातों में जो मैं बोलना चाह रहा हूं ना उसको बहुत अच्छा समझना है। कभी भी मैंने ये कहा ना Z1 Z2 Z3 का पूरे का मॉड का स्क्वायर लगाओ, तो ध्यान रखना आप सीधे नहीं ओपन करोगे कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, नहीं, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपको यह चीज मिले, बात समझ में आ रही है, जब भी आपको यह चीज मिले तो आपको इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे कल को मान लिया जाए कि ऐसा मिल गया, कैसा, आपको कभी इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ गया, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो आप इसे ये नहीं कहोगे कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको इसे कैसे करना पड़ेगा, ध्यान रखना, हर बार ऐसे करना है, ये Z1 इंटू उसके Z1 माइनस Z2 के बार से मल्टीप्लाई कराओ, तो Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z2 बार, ये आपका क्या बन जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ना, ये वाला कितना बन जाएगा, मॉड Z2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार।
ये बनता है सॉल्व करने के बाद। ये नहीं आता कि आप ये कर दो कि नहीं ये सर ये तो आपने ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां ये अपनी 8वीं 9वीं वाली कहानियां मत चलाओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो भी ऐसा नहीं होता था। वो कैसे होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab माइनस बी ab प्लस बी और फिर हम लोग कहते थे वहां ab इंटू बी तो सेम होते इसलिए हम लोग 2ab कर देते थे। यही तो होता था। यहां पर भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस बी। वो स्क्वायर पावर तो अंदर ले सकते हैं ना पर प्रॉपर्टी से। कौन सा वाला? हाँ ये वाला स्क्वायर तो आप ले सकते हो ना, मतलब z1 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये वाला आप नहीं तो खो देते, ये वाला पार्ट। नहीं तो फिर आप इसे क्या कर देते? आप इसे 2z1 z2 कर देते, ये गलत हो जाता। मैं वो कह रहा हूं कि आप जब भी इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो आप इसका a इंटू ए बार से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बार से मल्टीप्लाई करके आपका ये बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, अक्सर बच्चों को यही नहीं समझ में आता, वो ये ओपन कर देते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ये गलत हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं आपको ऐसे नहीं करना, ये गलत मेथड है। आपको उसी के बार से मल्टीप्लाई साथ में कर करके फिर मल्टीप्लाई करना। और ये तो खैर बन ही जाएगा z1 z2 का, z1 इंटू z1 बार तो z1 स्क्वायर बनेगा ही, और z2 इंटू z2 बार इक्वल टू z2 स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन ये वाले दोनों अब आपको दिख रहा है क्या? ये दोनों जुड़ेंगे क्या? क्या ये दोनों सेम है? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है? z1 z2 बार और z2 z1 बार सेम नहीं है, तो अभी तक फिर हम ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं? हम जोड़ नहीं सकते ना इन्हें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना, ये गलतियां होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अक्सर छोटी छोटी गलतियां। पावर अंदर लेकर के कर सकते हो, लेकिन आप मतलब फिर उसमें वो नहीं आएगा ना, फिर तुम्हारा ये z2 z1 बार कैसे आएगा? ये खोलना है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो मैं अगर आपको ये कह दूं कौन सी? सर्कल की जेड जेड बार वाली इक्वेशन भी। अरे सर्कल तो खत्म ही नहीं है, रुक जाओ, सर्कल कहां से खत्म हो गया अभी तो? अरे यार मैंने आपसे कहा था ना, जब तक चैप्टर खत्म, मैंने उस दिन भी आपको बोला सर्कल अभी खत्म नहीं हुआ, सर्कल वाले पे दोबारा आऊंगा मैं, अभी पढ़ाऊंगा सर्कल। कहां चक्करों में लगे हो? अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हो गया है, अभी तो रुक जाओ। सर्कल मैंने सिर्फ आपको उतना पढ़ाया जितना भी बेसिक चाहिए था, अब आएगा सर्कल। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, उसके क्या कहते हैं डायमीटर फॉर्म, ये सब फॉर्म तो अभी पढ़ी का है हमने, अभी वो तो अब आएंगी, उसको कल पढ़ेंगे। अभी हम वो रोटेशन थ्योरम और वो सब, अभी 2 चीजें बची हैं इस चैप्टर की। सही है। अगर मान लो मुझे ये करना होगा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना क्या आएगा? सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ये कैसे बनेगा। इसको सॉल्व करूंगा तो z1 स्क्वायर मॉड z1 प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस प्लस 2z2 बार z1 z2 बार सॉरी प्लस z1 बार इंटू z2, इसमें क्या आएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। अब आपका ये कट जाएगा z1 बार z1 z2 बार, और ये इससे और ये इससे, तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा 2 मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। ये चीज याद रखना, ये तो बन जाएगा। सही है ना? अच्छा, अगर मैं यही कह देता बीच में माइनस कर दो तो यही बीच में माइनस कर देंगे तो, अगर मैंने ये कह दिया z1 प्लस z2 का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा ये दोनों कट जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 2 z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, ये कट जाएगा। बात समझ में आई?
इस केस में ये बनेगा, क्योंकि अब क्या कटेंगे, अब ये वाले कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये वाले जुड़ जाएंगे। तो 2z1z2 बार प्लस 2 प्लस z1 बार इंटू z2। सही है? ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? बहुत बहुत ज्यादा काम की बातें लिखा रहा हूं मैं आपको, है ना? ध्यान रखना इन चीजों का। अक्सर घूम फिर के आ जाती हैं, फिर हम लोग रोना रो देते हैं वहां पे कि अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। ये चैप्टर में सब चीजें याद रखना ही एक आर्ट है। चलो फिर बाकी फिर हम कल पढ़ते हैं ना। अब आज के लिए इतने ही रख लें, बहुत है, काफी पढ़ लिया आज भी। तो 2 दिन हमारे इसमें लगेंगे अभी, किसमें? आज क्या थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे और संडे को भी तुम्हारी क्लास होगी, क्योंकि शायद ट्यूसडे को तुम्हारी छुट्टी होगी, तो संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा ताकि ट्यूसडे को वो बराबर हो जाए। तो संडे तक तुम्हारा अप टू रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी रूट थ्योरी से पहले पहले सारा खत्म हो जाएगा। रूट थ्योरी एक बचेगा, क्योंकि अभी हमारे पास 2 कंसेप्ट बचे हैं। एक सर्कल वाला अगला कंसेप्ट बचा है थोड़ा सा जो रह गया है, और एक हमारा रोटेशन थ्योरम बचा है। और फिर कुछ 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन करा के दो लेक्चर में कोशिश करूंगा खत्म करने की, 2 या 3 में। ठीक है, चलो बाकी हो जाएगा, मतलब 5 लेक्चर टोटल मिलाकर के और जहां तक लगेंगे 5 या 6, ये आज 8वां है ना। मैंने पहले भी कहा था 13-14 लेक्चर लगते हैं मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करने में, तो सही है, उसकी अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम लोग। चलो फिर बाकी कल पढ़ते हैं, शीट सॉल्व करते रहे।